मानकर चलिए बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, तो आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, स्मृति ईरानी जी वो महिला हैं। इतनी देर बात करके मुझे तो लग रहा है आप ही होने चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, मेरा को कहाँ आपसे चूक हुई जो आप दिल्ली को ये नहीं समझा पाए? सत्ता आप ही से छीनी थी उन्होंने। और मेरा ऐसा मानना है कि शीला दीक्षित की दिल्ली को आज भी लोग याद करते निश्चित ही देखिए, हम कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई थी, हैं। गलती तो हमसे हुई थी। बजाय कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से राजनीति करना सीखते, मैं देख रहा हूं कि वो आम आदमी पार्टी में ही शामिल हुए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा निकलता है तो वो बीजेपी में चला जाता है, कोई कांग्रेस से निकलता है तो वो आम आदमी पार्टी में चला जाता है। आपको लोग छोड़ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे उस अनुपात में। नहीं, ये मीडिया का मिसकंसेप्शन है। अच्छा, न्यूज अब बनती नहीं है देवेंद्र जी, या कांग्रेस को बनानी नहीं आती? ये भी तो एक समस्या हो सकती है। नहीं, हम मैंने फिर कह रहा हूँ कि एक सौतेला व्यवहार था, है, कितने दिन रहेगा। मैं मानता हूं आपकी इस बात को कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। सवाल यह है कि देखिए, शराब घोटाले का विसल ब्लोअर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाए। बहुत सारे लोगों को अब तक ये नहीं पता कि शराब घोटाले को सामने लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। देखिए, आपने कहा राहुल गांधी को पप्पू कहकर प्रचारित किया गया, जब मोदी को मौत का सौदागर कहा गया या उनके बारे में चौकीदार चोर है कहा गया, तो उन्होंने उसका माइलेज लिया, एडवांटेज लिया। राहुल गांधी पप्पू का एडवांटेज क्यों नहीं ले पाए? हमने कहा ना कि 10 साल लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया गया। मैं चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल जी घूम के दिखा दें। हम महीने भर सड़कों पर हैं, वो 10 दिन करके दिखा दें। मैं कह रहा हूँ 1 दिन करके दिखा दें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी की तरफ से भी, पदयात्रा करके बताएं। लोगों में जब आप जाएंगे तो आपकी सच्चाई सामने आएगी। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एक्स एमएलए और आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, वो आने वाले समय में फिर कांग्रेस का दामन थामे। जब 2014 और 19 में मोदी साहब की वेव थी, जिसको बीजेपी मानती है अभी भी है, सुनामी है, तब दिल्ली में बीजेपी नहीं आ पाई, तो अब क्या आएगी, ऐसा आपने कहा था। और यही आपके विश्वास का सबसे बड़ा कारण भी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हार रही है, हरियाणा में हारी, महाराष्ट्र में हारी, उसको देख के आपको नहीं लगता कि दिल्ली दूर है आपके लिए? मजबूरी में आपको वो इस्तीफा देना पड़ा है। तो दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि ये मजबूरी का इस्तीफा है। दिल्ली की जनता ये भी समझ रही है कि इनको दोबारा से चुन भी ले तो ये मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी है। तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, माफ कीजिएगा। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों बीजेपी के एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि मोहब्बत किसी दुकान में नहीं मिलती। जिन लोगों को नफरत हर चीज में दिखती है, उनको मोहब्बत कहीं नहीं नजर आएगी। अगर आप लोग ईवीएम से चुनाव को निष्पक्ष नहीं मानते हैं, तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? फिर चुनाव में जाते क्यों, जब आपको पता है कि ईवीएम में खेल हो सकता है, जो कि अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि ये वही ईवीएम है। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको टाइटैनिक का कप्तान बना दिया गया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि तो दोस्तों, कारनामा में आज हमारे मेहमान हैं देवेंद्र यादव, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका कारनामा में। देखिए, जब मैं कारनामा की बात करता हूं देवेंद्र जी, तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस का दिल्ली में अगर कोई पुनरुद्धार कर सकता है तो वो कारनामा आप कर सकते हैं। और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, राहुल गांधी को भी ये लगता है, कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है। जिस तरीके से आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे, मेरे ख्याल से आपका एनएसयूआई से जो करियर शुरू हुआ है, तो आज तक कांग्रेस के साथ ही है, निष्ठा, आस्था सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है, जो पहली पॉलिटिकल मुझे अगर इन्वॉल्वमेंट करने का मौका मिला तो वो एनएसयूआई ने मुझे दिया जी। मुझे अच्छा है कि वो वेस्ट जोन का हमारा उस समय जोन में डिवाइड होती थी एनएसयूआई, तो वेस्ट जोन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पहली अपॉइंटमेंट मुझे मिली। उस समय मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था।
सूरजमल कॉलेज में पढ़ते थे जी। वहाँ चुनाव के बाद बड़ी टफ कंडीशंस थी। हाँ लेकिन हमेशा ही वो चैलेंजेस वाला जो कोई टास्क होता था जी। वो हमेशा से ही पसंद रहा है। हाँ। और ज्यादातर जो समय बीता है वो ऑपोजिशन में ही बीता है। तो राजनीति में मुझे वैसे भी महसूस होता है कि अगर आपको नेता बनना है जी। तो आप ऑपोजिशन में रहें। हाँ। तो आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं जी। वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है चुनावी माहौल। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कैसे करेगी कारनामा। आपका मैं देख रहा था कि अब नहीं सहेगी दिल्ली, ये न्याय यात्रा का आपका नीचे का पंच लाइन है। जी। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कौन ज्यादा सह रहा है, दिल्ली या कांग्रेस? मैं मानता हूँ दिल्ली ज्यादा सह रही है बिकॉज, और इसका कारण क्या है कि अब लगातार हम पिछले 20-21 दिन से सड़कों पर हैं जी। इस दौरान हर वर्ग के आदमी से मिलने का मौका मिला, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे जवान थे, नौजवान हैं जी, महिलाएं हैं, या अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूं, ट्रेडर्स हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या हमारे जो रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जी। आप जहां हाथ लगाते हैं कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है। अच्छा। और मेरा मकसद भी, हमारा दिल्ली कांग्रेस का मकसद भी यही था कि जो पीड़ा दिल्ली सह रही है उसको महसूस करें। आज मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो दोनों सरकारें हैं, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो मन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। सेम इज द केस विद केजरीवाल जी। वो भी एक ऑटोक्रेट, डिक्टेटर की तरह से मैंने देखा है और महसूस किया है कि वो एक डिक्टेटर की तरह ही काम करते हैं। तो उनका भी जब पब्लिक अपीयरेंस भी होगा, आपने अगर नोटिस किया हो जी, तो केजरीवाल जी स्पेशल अपीयरेंस में आएंगे, अपनी बात कहेंगे, कैमियो रोल। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दिल्लीइट्स एट लीस्ट। अच्छा, एक तानाशाह आपके मुताबिक केंद्र में बैठा है, एक तानाशाह दिल्ली में बैठा है, लेकिन ये बात अब दिल्ली की जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। मतलब 2 टेन्योर केजरीवाल साहब को दे दिए और फुल मैंडेट के साथ मैजिकल फिगर क्रॉस करते हुए, कहाँ आपसे चूक हुई जो आप दिल्ली को ये नहीं समझा पाए? सत्ता आप ही से छीनी थी उन्होंने। और मेरा ऐसा मानना है कि शीला दीक्षित की दिल्ली को आज भी लोग याद करते हैं। निश्चित ही, देखिए, हम कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई थी, गलती तो हमसे हुई थी, और गलती ये कनेक्ट का सबसे बड़ी गलती थी कि 15 साल के राज में जहां शीला दीक्षित जी की सरकार रही, हमने दिल्ली को हर रोज बदलते देखा। ठीक है। नई मेट्रोज हो, सीएनजी बसेस हो, ग्रीन कवर बढ़ाने का काम हो, एलपीजी पे टोटल कन्वर्ट करना, केरोसिन बंद करना एक छोटा स्टेप नहीं था। गरीब परिवार केरोसिन पे डिपेंडेंट थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमें लगने लगा था कि जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, एक 15 साल का लंबा अंतराल हो जाता है। हाँ। तो शायद हमें महसूस होने लगा था कि जो कुछ कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, वो दिल्ली की कांग्रेस सरकार कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी को पढ़ नहीं पाया, एंटी इनकम्बेंसी को पढ़ नहीं पाए, या मैं यूं कहूं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ओवर कॉन्फिडेंस में निश्चित ही जो गैप होता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी आप लागू करते हैं, कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, ये चीज़ नई ज़रूर हमने मोदी जी से और इनसे सीखने को मिली। चलिए, कि करिए नहीं करिए, लेकिन प्रिंट में, टीवी में छाए रहिए। तो राहुल गांधी ने, देवेंद्र जी, ये न्याय यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की। आपकी ये न्याय यात्रा जो आप दिल्ली में निकाल रहे हैं और आपका उद्देश्य है कि सभी विधानसभा में आप इस यात्रा को ले जाएं, ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा का एक्सटेंशन है, उनकी फ्रेंचाइजी है, या फिर ये आपका पर्सनल इनिशिएटिव है दिल्ली कांग्रेस का कि भाई
हम दिल्ली की जनता से न्याय मांगेंगे? देखिए, निश्चित ही जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हाँ। उसने पब्लिक के साथ कनेक्ट का एक नया आयाम खड़ा किया। और जैसा मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा करते हुए कहा कि हमारा एक कनेक्ट कहीं ना कहीं जो था वो मिस था। तो इससे बेहतर कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। हमने महसूस किया, जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा रही और उसके पश्चात न्याय यात्रा रही, तो ये एक सबसे बड़ा दिल्ली की, मतलब उनका देश में आउटरीच का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा। तो हमने कहीं ना कहीं उसी लाइन को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि वो एक लंबी यात्रा थी, उसमें गली कूचे तक नहीं जा सकते थे, लेकिन दिल्ली में हमने कोशिश की कि उसी यात्रा को हम दिल्ली के गलियों और कूचे तक लेकर जाएं। ठीक है। और आगे अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हर विधानसभा में हैं, ब्लॉक्स हैं, हमारा यूनिट्स है, हम ये चाहते हैं कि ये यात्रा आने वाले समय में एक एक घर तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। कितनी विधानसभा अब तक आप कवर कर चुके हैं? अब तक हम लगभग 50 कवर कर चुके हैं, और 50 एक्सटेंसिवली हमने कवर की। सुबह चलते हैं और पूरा दिन लोगों से, चाहे वो सड़क के किनारे बैठा सब्जी बेचने वाला है, कोई कुम्हार है, कोई नाई है, फ्रूट बेचने वाला है, या घर में बैठी हमारी बुजुर्ग माता है जी, सबसे मुलाकात हो रही है। ट्रेडर्स हैं, क्या कह रहे हैं लोग? एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कहीं ना कहीं सब लोग एक दुख और पीड़ा, अगर आप इनिशियली एकदम से बात करते हैं तो सब ठीक है, जो एक जेस्चर होता है, लेकिन अगर जब कंफर्टेबल होते हैं लोग, लेकिन 2 मिनट अगर आप चर्चा करते हैं किसी से भी, तो उसका पीड़ा सामने आनी शुरू हो जाती है। और मुझे खुशी है कि लोगों ने अपनी पीड़ा शेयर की हमसे। इस लायक समझा कांग्रेस को एटलीस्ट कि दर्द बता पाए अपना। बिल्कुल, मुझे इस बात का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और कहीं ना कहीं वही हमें ये स्ट्रेंथ दे रही है कि ये यात्रा हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए आत्मविश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। 60 से 70% विधानसभा आपने कवर कर ली। मैं देश की बात नहीं कर रहा, अभी हम दिल्ली सेंट्रिक रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस को संजीवनी की जरूरत है, लेकिन देवेंद्र यादव अकेले लगे हुए हैं। आज दिन तक, जिस दिन हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, उस दिन तक इस न्याय यात्रा में आपकी कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं जुड़ा। न खरगे साहब आए, न प्रियंका जी आई, न राहुल गांधी आए। आपको नहीं लगता कि अगर वो आते तो फिर इस न्याय यात्रा का रंग कुछ और होता? नहीं, देखिए, हमने शुरू से ही एक बात तय की थी कि ये दिल्ली की न्याय यात्रा है जी, और दिल्ली के लोग इसके साथ जुड़े, दिल्ली के नेता इसके साथ जुड़े, साथ के साथ निश्चित ही एक प्रॉपर प्लानिंग के अनुसार ये अब तीसरा फेज आज हमारा खत्म होगा, परसों से चौथा फेज शुरू होगा। और ये जो कोई भी, मैं समझता हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हमारा चल रहा है। दिल्ली का हर छोटा बड़ा नेता इस यात्रा से जुड़ा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे चली उस हिसाब से जुड़ते चले गए। अब जो परसों से यात्रा शुरू होगी, उसमें आप देखेंगे कि हर वो बड़ा चेहरा जी, जिसको लोग देखना या सुनना चाहते हैं, वो इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बड़े चेहरे शुरू से जुड़ रहे होते तो मीडिया कवरेज मिलता। आपको नहीं लगता कि आपकी न्याय यात्रा को उतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है जितना राहुल जी की न्याय यात्रा को मिला था? निश्चित ही, देखिए, वो कमी कहीं ना कहीं हमें महसूस हुई है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आप जैसे भाइयों का, कि कम से कम आप लोगों की नज़र में आए। और आज सोशल मीडिया पर जहाँ पे जो एक कनेक्ट, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मीडिया का जो था जी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, एक पुश बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस के साथ एक सौतेला व्यवहार रहा है, वो सौतेला व्यवहार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है।
लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो मकसद था, लोगों की पीड़ा में शामिल होना, उनके दर्द को महसूस करना, उनसे चर्चा करने के पश्चात उन समस्याओं का क्या लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है जी। और मैं समझता हूँ कि आज जब हमारा ये थर्ड फेज खत्म होगा, तो जब हम नया फेज शुरू करेंगे तो हम दिल्ली की जनता को कुछ सॉल्यूशंस के साथ भी अब लोगों के पास जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। मुझे याद है जब शीला जी को हराकर के अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी, तब राहुल गांधी ने कहा था कि राजनीति करना हमें अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। ये उनका बयान था कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, ये आम आदमी पार्टी से सीखा जाना चाहिए। लेकिन बजाय कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से राजनीति करना सीखते, मैं देख रहा हूं कि वो आम आदमी पार्टी में ही शामिल हुए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा चेहरा निकलता है तो वो बीजेपी में चला जाता है, कोई कांग्रेस से निकलता है तो वो आम आदमी पार्टी में चला जाता है। आपको लोग छोड़ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे उस अनुपात में। नहीं, ये मीडिया का मिसकंसेप्शन है। अच्छा। अगर मैं बात करूं, निश्चित ही आम आदमी पार्टी से बहुत सारे लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो व्यक्ति हमारे पास आता है जो कहीं ना कहीं जिसके अगेंस्ट कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हो, जिसके खिलाफ जनता का मूड नहीं हो, वो व्यक्ति कांग्रेस का दामन थामता है। और जो कहीं ना कहीं दागदार है, जिसको धुलाई की वो बीजेपी की जो आप और हम सब जानते हैं मशीन है जिसमें सारे दाग धुल जाते हैं तो वो जरूर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। और इसी लाइन में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पूर्व मंत्री और मौजूदा हमारे एमएलए जी राजेंद्र गौतम जी हाँ। ने हमें ज्वाइन किया। प्रोजेक्शन क्या होता है कि हमारा पूर्व एमएलए जाता है तो एक बड़ी न्यूज बनती है, लेकिन अगर वहां से पूर्व मंत्री मौजूदा एमएलए हमारे को ज्वाइन करता है, हाँ। जो ना बीजेपी में ऐसा हो रहा है ना आम आदमी पार्टी में हो रहा है, हाँ। तो वो न्यूज नहीं बनती। जैसे मैंने कहा, सौतेला व्यवहार की वजह से ये दिक्कतें जरूर हैं। न्यूज बनती नहीं है देवेंद्र जी, या कांग्रेस को बनानी नहीं आती, ये भी तो एक समस्या हो सकती है। नहीं, मैंने फिर कह रहा हूँ कि एक सौतेला व्यवहार था, है, कितने दिन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि एक सच्ची पत्रकारिता भी इस देश में जरूरत है। चौथा पिलर कहा जाता है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी है कि मीडिया पर हमला बोलना। राहुल गांधी को भी मैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनता हूँ, वो जाति पूछते हैं पत्रकार की, या कहते हैं कि अच्छा आपको तो ये इजाजत नहीं है, मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया, मीडिया को बैन कर दिया गया। मैं जिस चैनल में काम करता हूं, मैं ऐसी कोई पाबंदी फील नहीं करता। इससे पहले भी जिन चैनलों में था, ऐसी राहुल गांधी की पीसी होती है, मीडिया काटता है। राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं तो मीडिया दिखाता है। न्याय यात्रा भी दिखाई, भारत जोड़ो यात्रा भी दिखाई, तो फिर शिकायत क्यों मीडिया से? नहीं, आज भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम पिछले 20 साल से 20 दिन से दिल्ली की सड़कों की खाक छान रहे हैं। लोगों के, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करके चर्चा कर रहे हैं जी। पिछले 3 दिन से मैं सुनने में आ रहा है कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी कर रही है। क्या फॉर्मेट है, क्या होगा, किस तरीके से चलेंगे, मैं तो वेलकम करता हूँ। वो बड़ी न्यूज बनती है। आप वेलकम क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा है न्याय यात्रा और परिवर्तन यात्रा में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आए, कुछ हमारी तरीके से यात्रा करके बताएं। इस सिर्फ आए और वन वे इनका कम्युनिकेशन जो है, उससे दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने शुरुआत की, 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पहुंचे, वही ड्रामेटिकली 1.5 घंटे का एक शो प्लान करते, जाते, पौना घंटा भाषण किया और आधा घंटा अपने लोगों से मिल के और यात्रा कंप्लीट हो जाती थी। हमने उस समय भी कहा था कि अगर वाकई दर्द जानना है या आपकी रेवड़ियों की
अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप आइए ना, दिल्ली की जनता से मिलिए। दिल्ली की जनता बताएगी आपको स्थिति क्या है। सिर्फ आप आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते, जनता की परेशानी देखना नहीं चाहते, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन से दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसीलिए न्याय यात्रा को इतना समर्थन भी मिल रहा है। और मैं मानता हूं आपकी इस बात को कि दिल्ली की जनता त्रस्त है। सवाल यह है कि देखिए, शराब घोटाले का विसल ब्लोअर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाए। बहुत सारे लोगों को अब तक ये नहीं पता कि शराब घोटाले को सामने लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। देखिए, इसीलिए यही बड़ा कारण है कि माननीय राहुल गांधी जी हों या आज हम इस बात को खुलेआम कहते हैं कि मीडिया को जितना वेटेज हमें देना चाहिए, क्योंकि हम हर वो समस्या, हर वो करप्शन ना सिर्फ उठाते हैं, उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाते हैं, लेकिन कवरेज कितनी मिलती है? एक छोटा सा कॉलम लग जाता है। मैं मना नहीं कर रहा कि हमें कवरेज नहीं मिलती, लेकिन कितनी कवरेज मिलती है, कहां पर मिलती है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। मैं पत्रकार बंधु, आप हैं, भाई हैं, और बहुत सारे पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में रहते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है देवेंद्र जी? ऐसा देखिए, राहुल गांधी ने जब खटाखटी योजना शुरू की तो मीडिया ने दिखाया कि भाई 8,500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। ऐसा कौन सा प्रचार या ऐसी कौन सी योजना जो आप घोषित करते हो मीडिया नहीं दिखाता? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। कहीं ना कहीं जैसा आपने माना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की दिक्कत है, या फिर अंदर खाने जो गृह युद्ध चल रहा है, दिल्ली कांग्रेस में कह लें या नेशनल कांग्रेस में कह लें, जिस तरीके से कांग्रेस से नेता छिटकते हैं, दूर होते हैं, फिर वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इंटरेस्ट नहीं लेते पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते। आपको नहीं लगता कि अंदर खाने की पॉलिटिक्स जो है उसने कांग्रेस की पॉलिटिक्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है? कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास और महसूस होता है कि जो जाने वाला है, देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है वो एक ऑर्गेनाइजेशनली, यस, दे आर स्ट्रोंगर पीपल, और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वो हमारे लोगों को सैबोटेज करने की कोशिश भी करती है। जब 20 साल, 30 साल, 40 साल कांग्रेस में वो व्यक्ति रहता है, तब सब चीजें ठीक होती हैं। जाते वक्त जरूर कभी राहुल जी के ऊपर निशाना साधा जाएगा जी। तो ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक है। लीडर्स को आगे नहीं बढ़ने देने की तमाम कोशिशें हुई। अच्छा, हमें और आपको मालूम है कि एक समय था कि राहुल गांधी जी को पप्पू के रूप में टैग कर दिया गया। बिल्कुल। जबकि आप उनके पुराने बयान उठा के देखिए, आप उनकी वर्किंग देखिए, टायरलेसली जब से वो एक्टिव राजनीति में आए हैं, लगातार हर समस्या के बारे में, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, जहां पर हमारे नेशन का इंटरेस्ट हो, वो ना सिर्फ आगाह करते हैं, उसका सोल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं। हमने जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट रही 10 साल, जो कानून हमने उस समय लेके आए, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे लैंड एक्विजिशन के मुद्दे हो, मैं कहता हूं कि वो हर लॉजिकल सॉल्यूशंस देने का। अब ये वही आधार है जिसका विरोध मोदी जी खुलेआम करते थे, आज उसको सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बात करते हैं। मनरेगा की बात थी, किसकी ब्रेन चाइल्ड है? लेकिन हम फिर भी संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, और राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, पैदल यात्रा की, आज उनको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हम लगातार कंसिस्टेंटली काम करने में लगे रहते हैं। हाँ, एक सिस्टम हमारे अगेंस्ट भी चलता है कि किस तरीके से, क्योंकि कल के लीडर कोई है तो राहुल गांधी है, आज युवाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई है तो राहुल गांधी है। तो ये ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि किस तरीके से लीडर को सैबोटेज किया जाए, लेकिन हम अपने काम से ना हिले थे और ना हिलेंगे।
आपने कहा राहुल गांधी को पप्पू कहकर प्रचारित किया गया, जब मोदी को मौत का सौदागर कहा गया या उनके बारे में चौकीदार चोर है कहा गया, तो उन्होंने उसका माइलेज लिया, एडवांटेज लिया। राहुल गांधी पप्पू का एडवांटेज क्यों नहीं ले पाए? हमने कहा ना कि 10 साल लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया गया। आज उसमें से निकलकर he has come out victorious। आज कोई वर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग अपना बेटा मानती है, उम्मीद है। आज जिस सेगमेंट के पास वो जाते हैं, आज अब दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, चाहे वो डीटीसी के मार्शल्स हों, उनसे मुलाकात हुई, सब चाहते हैं कि एक बारी राहुल गांधी जी हमारे समर्थन में आ जाएं, तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। हमने भी वही करके दिखाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसको कितना कवरेज मिलता है। घूम फिर के बात कहीं ना कहीं वही आ जाती है। मीडिया कवरेज पर आती क्योंकि है। हमने एक बात महसूस की है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी घूम के दिखा दें। हम महीने भर सड़कों पर हैं, वो 10 दिन करके दिखा दें। मैं कह रहा हूँ 1 दिन करके दिखा दें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी की तरफ से भी, पदयात्रा करके बताएं। लोगों में जब आप जाएंगे तो आपकी सच्चाई सामने आएगी। सिर्फ बयानबाजी करना, सिर्फ लोक लुभावनी बातें करना, लोगों से झूठे वादे करना और फिर एहसास ऐसा कराना कि जैसे वो चीजें पूरी भी कर दी। अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने रेवड़ियों की बात की है केजरीवाल साहब ने। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि बिजली हमने लोगों को फ्री कर दी। क्या आपको लगता है कि 200 यूनिट में आज दिल्ली का कोई भी व्यक्ति 200 यूनिट से काम चला सकता है? उसको वही चोरी के रास्ते निकालने पड़ते हैं। क्यों पानी की स्थिति हमने देखी ली, कैसे लाइन लगती है, टैंकर्स आते हैं। टैंकर्स, मैं कह रहा हूँ 80% जो दिल्ली है आज वो डिपेंडेंट हो गई है गंदे पानी पर। उनको खरीदना पड़ता है बॉटल्स में। गरीब व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम है। आप इनके एजुकेशन मॉडल को देख लीजिए। मैं कल बैठा था, ARSD के प्रोफेसर आए हुए थे। अब उनका कहना है कि जितने जो 12 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड हैं, उनकी तनख्वाह तक नहीं मिल पाती है, सैलरीज उनको समय पे नहीं मिल पाती है। उनको अपने बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गए क्योंकि तो एजुकेशन इतनी महंगी हो गई। ठीकरा केजरीवाल केंद्र पर फोड़ते हैं ना कि मोदी जी हमको काम नहीं करने देते। दिल्ली की जनता की क्या गलती है? दिल्ली ने एक बार 70 में से 67 सीट दी आपको जी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट्स दे दी। हमारे साथ भी ऐसी समस्या थी। दिल्ली में शीला दीक्षित जी हुआ करती थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। हमने तो कभी इस तरीके की शिकायत नहीं की। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता तो गलती किसकी है? और दिल्ली की जनता सिर्फ पिसने के लिए आपको, फिर आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि आगे भी कोई मौका दे दिया जाए और मेरी तो एक बात आप परफॉर्म कर पाएंगे? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि दिल्ली की जनता पिस भी रही है और चुन भी केजरीवाल को रही है। हर एक चीज का साइकिल होता है। 15 साल हमें मौका मिला, 15 साल हमने बहुत बेहतर काम करके दिखाया। नए फ्लाईओवर्स, ये सड़कें, ये फ्लाईओवर्स जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, मेट्रो लाइनें, सब कुछ हमने काम करने का किया काम। लेकिन दिल्ली की जनता ने मन बनाया कि अब बदलाव चाहिए, और बदलाव के उस बयार में केजरीवाल जी को मौका मिला। अब 3 बार चुनने के बाद कहीं ना कहीं आज दिल्ली की जनता में वही बदलाव की बयार चल रही है। अगर पल्स चेक करना चाहते हैं, केजरीवाल जी क्यों छटपटा रहे हैं? जो हमारे गुड फॉर नथिंग MLA हुआ करते थे, जो राजनीति में अपने घर बैठ गए थे, या जिन्होंने करप्शन किया था या अन्य वजह से एक्टिव राजनीति से दूर हो गए थे, आज वो उनके लाडले बन बैठे हैं क्योंकि उनकी अपनी लीडरशिप खत्म हो गई है। अच्छा, आज उनको लगता है निश्चित ही। आप बताइए ना, वहां पर होता क्या है? या तो आदमी जेल में जाता है
और या बेल पे रहता है। तो बेल वो हो जाती है कि कैलाश गहलोत जी जाके शरण स्थली में चले जाते हैं, करप्शन किया आपके है तो मुताबिक वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में। इसी जरूरी फोन है प्रकार तो ले से सकते अगर हैं। आप बात करें, राजकुमार आनंद थे, हम्म करप्शन के चार्जेस लगे, आप बीजेपी में ज्वाइन कर गए। हम्म आप एमएलए मेहरौली करतार सिंह हाँ बीजेपी में चले जाते हैं। क्यों ऐसा है कि जिनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी होती है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, हाँ तो ये लोग उधर चले जाते हैं। हमने कहा ना, हमारे पास कौन आता है? हमारे पास मौजूदा विधायक इनके आए, हमारे पास एक्स एमएलए इनके आए, हाँ लेकिन वो न्यूज नहीं बनती है क्योंकि वो शरीफ आदमी है, क्योंकि उसने काम किया है, उसके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं आपका कह रहा न्यूज भी बदमाशों की बनती है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल का एक बयान आया, उस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। उनका कहना था, देखिए दिल्ली की जनता कांग्रेस को तो इस बार नहीं चुन रही, क्योंकि कांग्रेस से जिस तादाद में लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, तो कांग्रेस के उन लोगों को जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी ये पता है कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, वरना वो पार्टी क्यों छोड़ते कांग्रेस पार्टी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, राजेंद्र गौतम जी क्यों पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे सीलमपुर वाले एक्स विधायक हैं, क्यों छोड़ के हमारे पास आते हैं? आज एक लंबी लाइन हमारे पास लगी है, लेकिन कांग्रेस की एक पॉलिसी है, कांग्रेस सोच समझकर हमारे लोगों को ज्वाइन कराती है। उसमें पूर्व मंत्री भी हैं, मौजूदा एमएलए भी हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हम किसी भी करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम सिर्फ न्यूज के लिए ना तो पार्टी को बर्बाद करेंगे और ना दिल्ली की जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जो साफ है, जिसने राजनीति सेवा के भाव से की है, वो पार्टी में आए और उनका हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एक्स एमएलए और आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, वो आने वाले समय में फिर कांग्रेस का दामन थामेंगे। अच्छा, ऐसी आपकी उम्मीद है। संदीप दीक्षित जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे। अब देखिए देवेंद्र जी, ये तो आप भी मानते हैं कि राजनीति में और मोहब्बत में और जंग में सब जायज होता है। आप लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, विधानसभा चुनाव में आप एक तरीके से उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे दिल्ली की जनता कंफ्यूज हो सकती है? नहीं, हम ये बात मानते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो कम से कम देश के बारे में सोचता है, तो उसके लिए देश पहले है और चीजें बाद में है। और वो क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट था, तो हमने एक ऐसी पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन किया जो कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करने का काम कर रही थी, जो देश विरोधी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये देश सबका है, ये देश हिंदू का भी उतना ही है, मुसलमान का भी उतना ही है, सिख और ईसाई का भी उतना ही है, जैन का भी उतना है, जितना एक आम व्यक्ति का है। अगर उसमें डिवीजन होती है तो इस देश को तोड़ने की एक साजिश है जो नाकाम करनी बहुत जरूरी थी। लिहाजा एक लार्जर इंटरेस्ट में हमने ये गठबंधन लोकसभा में किया, लेकिन जैसे ही चुनाव में हमारा ओवर हुआ, हमने भी तय किया, आम आदमी पार्टी ने भी तय किया कि हमारे रास्ते जुदा हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको? मैं तो ये मानता हूं कि उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि केजरीवाल जी ने कि जेल में रहते हुए जो जेल वाला के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। और लोगों ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वोट डालकर ये माना है कि वो करप्ट है। अगर सेंटिमेंट्स केजरीवाल के साथ होते तो निश्चित ही ये रिजल्ट नहीं आते जो
हमें देखने को मिले। मुझे ये भरोसा है, पिछले भी 2 चुनाव हम लड़े हैं, हम सेकंड पोजीशन पे रहे थे, और इस बार अगर हम इंडिविजुअल लड़ते तो निश्चित ही हमें कुछ सीटें जरूर दिल्ली में जीतने का मौका मिल सकता था। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी के साथ आपकी लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है, इससे कंफ्यूज होकर दिल्ली की जनता फायदा किसका करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन नुकसान इसमें कांग्रेस का सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी आए ना आए, आपको नुकसान सबसे ज्यादा दिखाई देता है, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा हुआ तो फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, आप जो करंट कंडीशंस या एक परसेप्शन होना चाहिए, आई एग्री कि इसमें नुकसान कांग्रेस का होना चाहिए था, लेकिन मैं पिछले 21 दिन की इस यात्रा के बाद ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि 2013 में शीला दीक्षित जी चुनाव हार जाएंगी, या कांग्रेस 47 से सीधा 8 पर आकर टिकेंगे, उसी प्रकार का माहौल आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। अच्छा, और जैसा कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त रहा, जैसा उस समय 2013 में कांग्रेस के खिलाफ था। लोगों ने बदलाव का मन बनाया और उसके सामने सब आंकड़े फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, 13 में किसी ने नहीं सोचा था, कोई आंकड़ा ये नहीं बताता कि केजरीवाल जी 28 पे पहुंच जाएंगे और कांग्रेस सिर्फ 8 पर सिमट कर रह जाएगी जी। वैसा ही कहीं ना कहीं माहौल आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखने को नजर आ रहा है। और लेकिन इस बात की कैसे गारंटी देंगे देवेंद्र जी कि उसका फायदा आपको होगा? वही बड़ा कारण हो सकता है जो आज हमारी यात्रा को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा में बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं, अपना विश्वास जता रहे हैं, हमसे दिल खोलकर अपनी समस्याएं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है। उन्होंने कांग्रेस का राज देखा है। कांग्रेस जब 15 साल दिल्ली चला रही थी तो दिल्ली को बढ़ते हुए देखा है। आज कहीं ना कहीं वही उम्मीद लोगों की नजर में, लोगों के दिलों में देखने को मुझे महसूस हो रही है। आपका एक बयान में पढ़ रहा था, आप कांग्रेस को लेकर के दिल्ली में उम्मीद इसलिए ज्यादा कर रहे हैं और आपको विश्वास इसलिए भी है कि आप कारनामा कर देंगे, क्योंकि जब 2014 और 19 में मोदी साहब की वेव थी, जिसको बीजेपी मानती है अभी भी है, सुनामी है, तब दिल्ली में बीजेपी नहीं आ पाई, तो अब क्या आएगी, ऐसा आपने कहा था, और यही आपके विश्वास का सबसे बड़ा कारण भी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हार रही है, हरियाणा में हारी, महाराष्ट्र में हारी इन द सेंस कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए, उसको देख के आपको नहीं लगता कि दिल्ली दूर है आपके लिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कई बार जो आंकड़े, जो समीकरण दिखते हैं वो होते नहीं है। जो कमियां, गलतियां हमसे हुई है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हमने माना कि हमारा कनेक्ट कुछ कमजोर हुआ था, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं अपने संगठन को बेहतर कर सकूं। जो सत्ता के लोलुप लोग हैं उन्हीं तक मेरा संगठन सीमित ना रह जाए, और हमारा डायरेक्ट कनेक्ट जनता के साथ जो बनना चाहिए, आज मैं उस जनता के कनेक्ट के भरोसे ये दावा करता हूं कि 2025 में आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है उस बात का, क्योंकि ये जनता की आवाज है। 10 साल में कांग्रेस दिल्ली में रिवाइव अगर नहीं कर पाती, तमाम बड़े नेताओं की कोशिश के बावजूद भी, और फिर कांग्रेस को देवेंद्र यादव से कारनामा की उम्मीद होती है, मुझे ये बताइए कि इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? जो आप गड्ढे भर रहे हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, या कांग्रेस जिम्मेदार है जिसने अपनी बात नहीं की, जिस कम्युनिकेशन की गैप की आप बात कर रहे हैं? कि आप अगर अपनी बात करते तो जनता आपसे जुड़ती, आप बीजेपी को घेरने में लगे रहे, आप आम आदमी पार्टी को घेरने में लगे रहे, जनता समझ नहीं पाई कि कांग्रेस चाहती क्या है। मैं मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कुछ कमियां हमारी रही है, और लोगों के बदलाव का कारण भी शायद वही रहा होगा कि अब आप अपनी बात कर रहे हैं इसलिए लोग आपसे जुड़। आज वही स्थिति, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली है। वो देखना नहीं चाहती स्थिति क्या है, कहां पर पूरी दिल्ली एक कूड़े का अंबार बन के रह गया है। आज एनवायरनमेंट की बात कर लीजिए, आज ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, हर जगह पर
उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर साफ नजर आता है, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आज दिल्ली अगर जनता ऑपोजिशन कोई सलाह देती है, बात करती है, क्योंकि मुझे याद है कि जब जब समस्याएं इस दौरान आई हैं, हमने सरकार को आगाह करने की कोशिश की है। हमने सरकार को बताने की कोशिश की है कि बारिश आ रही है, हमें नाले साफ कर लेने चाहिए। नहीं होते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है, जनता की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो एटीट्यूड आज सरकार का हो गया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण बनेगा इनके पतन का। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, निश्चित। अभी आपने रेवड़ियों की बात की। केजरीवाल ठोक कर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हाँ मैं रेवड़ियां बांट रहा हूं, मैं 4 रेवड़ियां बांट रहा हूं, बताओ रेवड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। कांग्रेस ने अभी तक रेवड़ी की बात नहीं की। आपको नहीं लगता कि 4 रेवड़ी फ्री में मिल रही है जनता को, और कांग्रेस कुछ नहीं देगी तो जनता कांग्रेस को चुन लेगी? अब लोगों को रेवड़ी की आदत पड़ चुकी है केजरीवाल के मुताबिक। नहीं, बात रेवड़ी की नहीं है। हाँ। बात यह है कि जो समाज में कहीं पिछड़ गया है, उसको समकक्ष लाने के लिए हमें अलग से मदद करने की जरूरत पड़ती है। हम उससे कभी पीछे नहीं हटे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब शीला जी की सरकार हुआ करती थी तो सोशल सिक्योरिटी के मद में लगभग 56% जो हमारा बजट होता था वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हुआ करता था। आज आप उसको रेवड़ी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये गलती आपकी है। और हम तो कह रहे हैं कि यू आर वेलकम। अगर मेरा गरीब भाई को 200 यूनिट मिलती है तो मैं उसको वेलकम करता हूं, लेकिन क्या आज 11 साल पहले आपने 200 यूनिट फ्री की, उसके बाद महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई, आपने उनको दोबारा से पूछा कि भी आपकी समस्या क्या है? क्यों लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है? आपको चर्चा करनी चाहिए थी। आप तो कहते थे कि हम मोहल्ला में जाके बैठ के करेंगे, लोगों का दुख और दर्द जानेंगे। आज कहाँ है वो स्वराज? आज कहाँ है वो लोकपाल? आज कहाँ है आपकी वो सादगी जो आप बस में छोटी सी कार में चलना चाहते थे? आज कहाँ है आपके वो 3 कमरे का कहते थे कि मकान हमारे लिए काफी रहेगा? आपने क्यों शीश महल बनाया? गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट आप लगाते हैं। ये दिल्ली की जनता का पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी है, उस गरीब का पैसा है, और वो अनअकाउंटेड है। अगर पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाए तो किसने लगाए? ये सवाल है, लेकिन उन सवालों को ना तो ये सरकार सुनना चाहती है, उससे लगातार अपनी दूरी बनाए रखना चाहती है। तो हम हमेशा से, मुझे ये लगता है कि लोगों को अब वो सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अब जो इनके झूठे वादे थी, बातें थी, वो अब ज्यादा चलने वाले नहीं है। और बीजेपी के चलेंगे या नहीं चलेंगे? 7 सीट उनके पास है लोकसभा की, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है थोड़ी सी। अभी ये जो राज्यों में जीत मिल रही है, इससे बिल्कुल एकदम जोश हाई है उनका। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी चुनाव संपन्न हुआ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव मतलब आधे देश के चुनाव, क्योंकि यहाँ पर हर वो बच्चा, चाहे वो बिहार से है, तमिलनाडु से है, यूपी से है, पंजाब से है, वो सब बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। उन्होंने अपना मैंडेट दिया, क्लियर मेजॉरिटी प्रधान के रूप में एनएसयूआई का हमारा लड़का रौनक खत्री को चुना, जॉइंट सेक्रेटरी भी साथ में हमें चुना। हमेशा आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। ये 7 की 7 सीटें जीते 2014 में, 15 में चुनाव होता है, 15 में चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीत जाती है जी। आप फिर 2019 में 7 की 7 सीटें जीतते हैं जी। 2020 में 70 में से 62 सीट्स आम आदमी पार्टी जीत जाती है। ये पैमाना नहीं है। पैमाना ये है कि दिल्ली की जनता ने अगर बदलाव का मन बनाया है तो वो बदलाव ला कर रहेगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये दिल्ली है, दिल्ली में बहुत साल, 15 साल इन्होंने
दिल्ली की जनता ने इनको कॉरपोरेशन दे के रखी। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा ये आलम था कि लगातार जो है वो भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया। मजबूरन इनको अपने कॉरपोरेशन के मेंबर्स टोटल के टोटल बदलने पड़े क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्जेस थे। तो दिल्ली की जनता ने, ऐसा नहीं है कि मौका आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के चार्जेस थे, जेल भी होया है, लेकिन वो अभी भी कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं और कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो ये सेंटिमेंट जनता के दिल में वो डालने में कामयाब रहे कि देखो हमें जेल भले ही भेज दिया, हम पर आरोप भले लगा दिया, लेकिन सिद्ध बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। विसिल ब्लोअर कांग्रेस रही, लेकिन क्या हुआ, हम पर आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, जहां तक इस मामले में वो आपको और बीजेपी को बी पार्टी बताते, बी टीम बताते हैं हम एक दूसरे की। मैं मानता हूं कि आज केजरीवाल जी जो बेल पर हैं, हाँ, और बेल पर भी किस तरीके से कि कई बार उन्होंने बेल लगाई, लगातार उनकी बेल रिजेक्ट हुई। मैं मान सकता हूं कि बीजेपी ने सारे कानून वानून साइड में रखकर उनको जेल भेज दिया। तो क्या कारण थे कि कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी? लगातार रिजेक्ट होने के बाद आखिरी में बेल तो दी, लेकिन बेल के साथ ये भी कंडीशन लगाई कि आप फाइल नहीं देख सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, मजबूरन उनको इस्तीफा देना पड़ा। बतौर सीएम कामकाज नहीं करेंगे। तो ये कोर्ट भी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये मानती है कि आप दोषी हैं, सिर्फ फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और मैं तो कहता हूँ कि कोर्ट जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अपना जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो करके इसका फैसला देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जनता इतना क्यों इंतजार करे, या एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट चार्जेस हैं वो या तो जेल में जाए या फिर उसको फ्री किया जाए। ये बेल तो एक टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि वो हक है सबका। अगर कोई मर्डर भी करता है, माफ कीजिएगा, उसको भी बेल मिलती है। कोई मर्डर भी करता है तो उसको भी एक समय के बाद बेल मिल जाती है। तो केजरीवाल जी को बेल मिलना मतलब ये नहीं कि वो स्कॉट फ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है। लेकिन उन्होंने एक और जो कदम उठाया सीएम पद छोड़ करके कि दिल्ली की जनता अब अगर मुझे दोबारा गद्दी पे बिठाएगी तो ही बैठूंगा। आपको नहीं लगता कि ये उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया कि सीएम का पद छोड़ दिया और दिल्ली के वोटर्स के दिल में एक फिर से जगह बना ली कि यार अगर ये आदमी दोषी होता तो क्यों छोड़ता पद, और अगर ये दोषी होता तो कोर्ट में साबित ना हो जाता इसके ऊपर जो आरोप लगे वो। तो दोनों ही तरीके से उनकी विन विन सिचुएशन आपको नजर नहीं आती? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अगर इनको पद छोड़ना था, ये लगातार कहते थे कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता तो उसको पद छोड़ देना चाहिए था। जिस दिन ये जेल जाते, अगर उस दिन पद छोड़ते तो निश्चित ही दिल्ली की जनता इनको अप्रिशिएट करती। ठीक है। आज जब कोर्ट ने आपको मजबूर कर दिया कि आप मुख्यमंत्री के ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल नहीं कर सकते, मजबूरी में आपको वो इस्तीफा देना पड़ा है, तो दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि ये मजबूरी का इस्तीफा है। दिल्ली की जनता ये भी समझ रही है कि इनको दोबारा से चुन भी ले तो ये मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी है। तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, माफ कीजिएगा। और ये जो अपने आप को इस तरीके से कट्टर ईमानदार और सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो काम है, वो अब दुकान बंद हो गई है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? एक समय होता था, होता है, हर एक समय एक मैंने कहा साइकिल होती है। इनकी दुकान बंद हो गई और आपकी मोहब्बत की दुकान चलेगी। हमारी मोहब्बत की दुकान है, वो हमेशा चलेगी। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों बीजेपी के एक प्रवक्ता से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि मोहब्बत किसी दुकान में नहीं मिलती। जिन लोगों को नफरत हर चीज में दिखती है, उनको मोहब्बत कहीं नहीं नजर आएगी। मोहब्बत तो रास्ते चलते चलते एक छोटे से बच्चे में मिल जाएगी, एक बुजुर्ग में उनका आशीर्वाद में मिल जाएगी। आप के आंखों के सामने पर्दे दूसरे हैं। देवेंद्र जी, आप इतने सहज इंसान हैं, इतने सरल व्यक्तित्व हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, आपने कांग्रेस का उठान भी देखा, एक्सट्रीम भी देखा,
जलवा भी देखा, और अब आप कांग्रेस की ये स्थिति भी देख रहे हैं कि कांग्रेस संघर्ष कर रही है। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको टाइटैनिक का कप्तान बना दिया गया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुश्किल समय में परिवार के साथ रहना आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। समय परिवार में, घर में, जिस परिवार का मैं मुखिया हूँ उस परिवार में भी ऊंचा होता है, नीचा होता है, परेशानी आती है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से को छोड़ दूँ। जी, मुझे खुशी है कि मेरी लीडरशिप ने मुझे इस लायक समझा कि जब दिल्ली में कांग्रेस मुश्किल में है उस समय कमान मेरे हाथ में देकर जो भरोसा पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जताया, मेरी ये कोशिश है कि उस मुश्किल समय को कैसे मजबूती के साथ अपने संगठन को बेहतर कर सकूं, अपने दिल्ली के लोगों के जो समस्याएं हैं, मुद्दों हैं, उनको कैसे मजबूती के साथ रख सकूं। मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। बाकी जनता देख रही है कौन मेहनत कर रहा है, कौन सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, कौन सड़कों की धूल छाक रहा है, खाक छान रहा है, और कौन महलों में, शीश महल में बैठकर सिर्फ फैसले दे रहा है। रेवड़ी पर चर्चा आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, चाय पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी की चली रही है। आपकी कौन सी चर्चा है सर? हमारी तो सड़कों पर है, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि, और चैलेंज भी कर रहा हूं कि आप कम से कम एक दिन दिल्ली की सड़कों पर चलिए। आपको याद होगा कि यमुना की सफाई का मुद्दा प्रमुखता के साथ आया सामने जी। हम यमुना में गए, हम बोट भी लेकर उन झागों के बीच में गए, और हमने आमंत्रित किया था केजरीवाल जी आप आइए। आप कहते थे कि 25 में डुबकी लगा देंगे, अब तो 25 आ गया। हाँ। डुबकी लगा के देखिए, हाँ। आप निश्चित ही बीमार होके निकलेंगे। तो मैं आज उसी लाइन पर मैं इन बीजेपी के नेताओं को भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि एक दिन सड़कों पर चल के देखिए क्या पोल्यूशन की हालत है, कितनी धूल उड़ती है, क्या लोगों की पीड़ा है। वो आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि आप लोग जिम्मेदार थे। आप लोगों ने वादे किए थे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। आपने कहा था महंगाई कम कर देंगे, आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन ये सारी समस्याएं आपके सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं, मुंह फाड़ कर खड़ी हैं। बिल्कुल। तो लोग जब सवाल, माफ करना, ये लोग वो हैं, अगर 2 घंटे इस सड़क पर चलेंगे तो तीसरे घंटे हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए हॉस्पिटल रहेंगे। क्योंकि दिल्ली की हालत ये हो गई है। आज अगर आप मुफ्त जो रेवड़ियों की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे पानी की बात हो या बिजली की बात हो, मैं कह रहा हूँ कि आप आ जाइए, देखिए हकीकत क्या है वो आपके सामने आएगा। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। अच्छा, कांग्रेस अगर वापसी करती है दिल्ली में तो कांग्रेस क्या करेगी? पहला काम, अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तो क्या कदम आप दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली के लिए उठाएंगे? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जो बहुत बड़ी जनता को सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि आज जो दिल्ली की ज़रूरत है, सबसे पहले ये जो आपसी लड़ाई है या सो कॉल्ड पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, कुश्ती या नूरा कुश्ती जो सरकारों के अंदर दिखाई देती है। अच्छा। मुझे लगता है कि इससे निकलकर, मैंने कहा कि हमने उस समय भी काम किया, शीला जी ने, जिस समय अटल जी केंद्र में हुआ करते थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो हमारे लोग हैं उनको इज्जत की रोटी और रोजी दे सकें। ठीक है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी महिलाओं को एम्पावर कर सकें। आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और कानून होने के बावजूद भी उनको
रोजी रोटी कमाने का मौका नहीं मिल पाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बहुत सेंसिटिवली सोचकर इनको एम्पावर करने की जरूरत है। युवाओं को मौका देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा फिर वही सवाल है देवेंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए कि बाकी राज्यों, कांग्रेस की मंशा बहुत अच्छी है, कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कांग्रेस की कई योजनाओं का एक्सटेंशन कांग्रेस के मुताबिक मोदी सरकार ने नाम बदल करके किया, जनता तक कम्युनिकेशन गैप रहा, ये आप मानते हैं, लेकिन उसे रेक्टिफाई करने के बाद रिजॉल्व करने में क्या दिक्कत आ गई? मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जो झगड़ा है, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार है किसी हद तक? नहीं, देखिए, दिल्ली में मुझे कोई किसी तरीके का इनफाइटिंग या मैं कहूँ कि पार्टी के अंदरूनी कोई मामले ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें ये करना झेलना पड़ रहा है जी, ऐसी स्थिति नहीं है। जिन लोगों को जाना था, जैसे मैंने कहा, जो सत्ता के लोलुप थे, जो सत्ता के लालची हैं, वो जा चुके हैं। हम आज अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसको मजबूती से के साथ इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हम सिर्फ भावनाओं में बहकर अपने फैसले नहीं करते। हमारी सरकारें, मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे तेलंगाना की हो, या कर्नाटका की हो, या इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की थी, हमने जो वादे किए वो हमने पूरे करके बताए। हमने वो चीजें इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, जो कि यहाँ पर कमिटमेंट में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। अगर कांग्रेस आती है तो एक बहुत बड़ा सवाल, जिसका जवाब अगर आप दे सकें तो ये वाकई में कांग्रेस को लेकर जनता के बीच सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होगा कि कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, आज लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है। आज लड़ाई इस बात की है कि दिल्ली के लोगों को उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं, आज उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी लड़ाई अभी दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने की है। हमारा हमेशा से ही कांग्रेस में एक ये फैसला रहता है कि जो विधायक चुनकर आएंगे उसके पश्चात उनसे सलाह करने के पश्चात ही मुख्यमंत्री के लिए बारे में फैसला लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है, हमारे पास लीडरशिप की कोई ऐसी वैक्यूम नहीं है। लिहाजा बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो मुख्यमंत्री बनने का कैलिबर रखते हैं। इतनी देर बात करके मुझे तो लग रहा है आप ही होने चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, मेरा को हमेशा एक जो ड्यूटी मिली है, मुझे अभी संगठन की ड्यूटी है, और मैं अपनी ड्यूटी संगठन की मजबूती के लिए लगातार करता रहा हूँ। और जो पार्टी जिस समय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, इससे पहले मुझे राजस्थान में मिली, उत्तराखंड में मिली, पंजाब में ड्यूटी मिली, दिल्ली में भी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में जब मैंडेट दिया गया, तो मैंने ये नहीं सोचा कि दूसरा क्या कर रहा है। मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो काम मिल गया उससे संतुष्टि, उसको परफेक्ट किया जाए, उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। अभी मुख्यमंत्री दूर दूर तक सपने में नहीं है, अभी दिल्ली की पीड़ा दिमाग में है, अभी मेरे संगठन की मजबूती मेरे दिमाग में काम कर रही है। तो ये हम करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता चेहरा सामने होगा तो दिल्ली की जनता तक मैसेज कन्वे करना आसान होगा? मुखिया कौन होगा, उसके अंदर कितना दमखम है, ये जनता भी जानना चाहती है। हमेशा हम ये बिलीव करते हैं कि ये आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं कभी भी अब केजरीवाल जी कुछ दिन जेल में गए और बाहर आने के बाद कहते हैं कि मैं हालांकि वो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो थे, लेकिन कहते हैं कि मैं जेल में था इसलिए सब दिल्ली खराब हो गई। ये ऑटोक्रेसी है, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी है सबको साथ लेकर विकास करना। ये तो मोदी जी की है, सबका साथ सबका विकास। कहने आपने उनकी आइडियोलॉजी नहीं चुरा ली। नहीं, हमने करके दिखाया है। हमने हमेशा करके दिखाया है। ये सिर्फ डायलॉग में बिलीव करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमको, आपको, सबको दिख रहा है कि सबका साथ
विकास सिर्फ दो लोगों का, अच्छा। चाहे वो पॉलिटिकली अमित शाह और मोदी जी हो, या देश को गिरवी रखने का काम अडानी और अंबानी के साथ हो। बट अडानी साहब तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से भी मिलते हैं। व्यापारी हैं, सबसे मिलते हैं। हाँ। काम होंगे। हाँ। लेकिन अनड्यू एडवांटेज जिस तरीके से अडानी जी को मिलती है, उसका कारण क्या है? हमने सुना अभी यूएस में हाँ उनके खिलाफ परेशानी बढ़ी है, इंडिक्टमेंट हुई है। हाँ। लेकिन यहाँ वो स्कॉट फ्री है। यहाँ उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। यहाँ कोई शिकायत भी तो नहीं है उनके खिलाफ। नहीं, शिकायतें तो आप उस केस को देखिए, तो केस है ब्राइबरी का और इंडियन गवर्नमेंट के साथ है। तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अच्छा, कांग्रेस से जो बड़े नेता निकले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मिलते नहीं। आप तो कई बार मिले होंगे, किस तरीके के इंसान है राहुल गांधी? मैं जितना जान पाया हूं वो बहुत ही सहज सरल और बहुत ही डार्लिंग किस्म के व्यक्ति हैं। तो फिर उनके बारे में कांग्रेस से बाहर निकल करके नेता इस तरीके की बातें क्यों करते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस को डुबाने में अगर किसी का हाथ है तो वो राहुल गांधी का है, वो मिलते नहीं है? क्या ऐसा सच है? जो व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों से इतने सहज भाव से मिलता रहा है, आपको लगता है कि उनके पास नेता की कोई एक्सेसिबिलिटी की कोई कमी रही होगी? मैंने कहा ये एक सोचा समझा एक साजिश है जिसके तहत जो लीडरशिप है उसको डैमेज करने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक ऐसा फाइन जेंटलमैन जो दिल और दिमाग दोनों से सोचता है, अगर दिमाग भी लगाते हैं तो उसमें दिल भी उनका साथ होता है। तो इससे बेहतर लीडर मैं नहीं समझता कि कम से कम आज इस देश में। देवेंद्र जी, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि अगर मानकर चलिए बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, तो आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, स्मृति ईरानी जी वो महिला हैं, मैं महिला होने के नाते उनका सम्मान तो जरूर करूंगा जी, लेकिन उनसे ज्यादा एरोगेंट महिला हमने देखी नहीं है। एक बार मौका मिला, यूपी की जनता ने, अमेठी की जनता ने उनको भरपूर प्यार दिया और वही बदलाव के चलते उनको चुना। आज हालत क्या हुई है 5 साल के बाद? सिर्फ और सिर्फ उनकी एरोगेंस की वजह से। और चुनाव राजनीति में हारने के बाद जो क्रेडिबिलिटी होती है खास तौर पे ऐसे एरोगेंट लोगों की, वो खत्म हो जाती है। लेकिन बड़ा चेहरा बड़ा नाम तो है, कांग्रेस को फिर उनकी काट ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, बड़े की बात नहीं होती है। कभी भी केजरीवाल जब पहली बार चुने गए तो कोई बड़े नाम नहीं थे। कैलिबर और कैपेसिटी वो होना बहुत जरूरी है और मैं स्मृति ईरानी जी में वो दोनों ही चीजें नहीं देखता। मिसिंग है यानी आप उन्हें थ्रेट नहीं मानते किसी भी प्रकार से? अब कितना सपोर्ट दिल्ली को मिलेगा राहुल गांधी का, प्रियंका का, या फिर आपके प्रेसिडेंट साहब जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका? अगले हफ्ते अब ये सब लीडरशिप आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता के साथ रूबरू होंगे। जब तक ये कारनामा लोग देख रहे होंगे तब तक शायद ये लोग मंच पर आ चुके शायद आ चुके, ऐसा आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। दिल्ली की जनता के लिए एक संदेश मैं जरूर चाहूंगा कि आप कारनामा के माध्यम से दें कि ऐसा क्या आप करने वाले हैं जो दिल्ली में कांग्रेस का कारनामा होगा। देखिए, मैं दिल्ली की जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो सोच समझकर अपनी वोट की एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली की जनता की भलाई किसमें है? सिर्फ वादे और बातों से काम चलने वाला नहीं है। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए दुख में, परेशानी में खड़ा कौन है। आपके लिए इस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में किसका योगदान है। ये सोच समझकर अपने भविष्य का फैसला दिल्ली की जनता को करना चाहिए। और अगर दिल्ली की जनता का फैसला कांग्रेस के हक में नहीं गया तो आप मीडिया को दोष तो नहीं देंगे? नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने कभी दोषारोपण की बात नहीं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं
जैसे कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था, हमारे अध्यक्ष ने खुले मन से ये कहा कि ईवीएम की बजाय अगर हम मतपत्र पर दोबारा से अगर हम मतपत्र पर ही वोट डालने का काम करें, जैसा कि बड़े बड़े देशों ने किया है, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। बहुत सारी शिकायतें मेरा देवेंद्र जी हमेशा से ये मानना रहा है कि जो पार्टियां ईवीएम पर दोष लगाती हैं, पहली बात तो चुनाव आयोग के कहने के बावजूद भी कोई ये टेम्पर करके नहीं दिखा पाया कि ईवीएम टेम्पर की जा सकती है ना। उस चैलेंज को कोई किसी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप लोग ईवीएम से चुनाव को निष्पक्ष नहीं मानते हैं तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? फिर चुनाव में जाते क्यों जब आपको पता है कि ईवीएम में खेल हो सकता है, जो कि अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि ये वही ईवीएम है, हाँ, जो बड़े बड़े देशों में इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद वहां से डिसकंटिन्यू हुई। लगातार शिकायतें होती रही हैं। हाँ, मिसिंग लाखों मशीनें ईवीएम की अगर मिसिंग होती हैं तो उसका भी संज्ञान नहीं लिया जाता। आप और हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं, ये बड़ा देश है, इस बड़े देश में इतना टेक्नोलॉजी से भी नहीं है। मतलब अगर चंद लोगों की बात को छोड़ दें तो बहुत सारा रूरल एरिया है। ठीक है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो हमें क्यों ना बैलेट पे ही वोट कराने में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति इसलिए थी ना कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी। आपने देखा कि इसीलिए ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। आज लाखों ईवीएम्स गायब हो जाती हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो उस बूथ कैप्चरिंग से कहीं आगे का सिनेरियो है। आप एक बटन पे सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, और उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊपर शशि थरूर जी ने एक मुद्दा उठाया कि ये लाखों जो हमारी ईवीएम्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गई है। तो उसका क्या जवाब इलेक्शन कमीशन के पास है या मौजूदा सरकार के पास है? ये तो मतपत्र की जो पेटियां हैं वो तो 1 बूथ, 2 बूथ, 50 बूथ, 100 बूथ, लेकिन लाखों जब ईवीएम्स की मशीनें गायब हो जाएं, उसके बारे में आवाज नहीं उठती, तो निश्चित ही शक की सुई उस तरफ जाती है। लेकिन फिर भी क्या हौसले की दाद नहीं दी जानी चाहिए आप जैसी पार्टियों को कि आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं होता, कई बार आप कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, कई बार आप चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, फिर भी चुनाव में जाते हैं और ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि भाई जीत तो हमारी होगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेसी में अपनी बात मजबूती के साथ रखना हमारा फर्ज है, लेकिन साथ के साथ हम ये नहीं कहते हैं कभी भी कि हमें पूरे से भरोसा बचा नहीं। हमें आज भी ये भरोसा है कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इतना मजबूत है, वो इतना सुदृढ़ है कि वो इस देश को डेमोक्रेटिकली सब वर्गों को, सब लोगों को साथ लेके चलने में सक्षम है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलने में बिलीव रखते हैं। और आपका जिस लोकतंत्र पर विश्वास है, क्या आपको नहीं लगता कि जब हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, तो हम उन लोगों को इंसल्ट करते हैं, उनकी भावनाएं आहत करते हैं जो हमें वोट देते हैं? वाइल बीइंग इन ऑपोजिशन, हमारा प्राइम जो काम है वो ये है कि देश अगर इधर से कहीं भटक रहा है या सरकारें इधर से उधर भटक रही हैं, तो उनको वापस से कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करवाना, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना, कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज इम्प्लीमेंट करना हमारी ड्यूटी बन जाती है, और विल ऑलवेज बी डूइंग दैट ड्यूटी ऑफ आवर्स। चलिए देवेंद्र जी, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिल्ली इलेक्शन के लिए, और आपके
व्यक्तिगत अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भी मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। आगे देखिए आपका आला कमान जाने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ना केवल आप दिल्ली में कारनामा करें बल्कि आप अपने राजनीतिक करियर में भी कारनामा करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर। थैंक यू सर। तो देवेंद्र यादव जी को आप सुन रहे थे, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस कारनामा करेगी। चलिए, हमने उनको शुभकामनाएं दी। आप दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप कारनामा लगातार देख रहे हैं। अगले कारनामा में फिर ऐसे ही एक कैरिस्मेटिक गेस्ट को लेकर के हम आएंगे, देखेंगे वो क्या कारनामा करने वाले हैं या क्या कारनामा कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा, और इसमें आप सुधार की क्या गुंजाइश, क्या संभावनाएं देखते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग भाई। थैंक यू सर। It was really नाइस great. टॉकिंग।